डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस विषय के 16वें अध्याय में, जो कि है प्रकाश यानी कि लाइट। बच्चों, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। विदाउट प्रकाश, विदाउट लाइट हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। जैसे ही रात में अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके लिए जो है हम कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बल्ब वगैरह का, लैंटर्न का, कैंडल का या टॉर्च का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को देख पाते हैं। यानी कि चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश, लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम कोई टॉर्च जलाते हैं या कोई सर्च लाइट जलाता है तो आप देखेंगे कि टॉर्च से एक किरण पुंज निकलती है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किसी के घर के छप्पर में अगर छिद्र है या पेड़ पौधों के बीच से कभी कोई सूर्य की प्रकाश को आते हुए आपने देखा होगा कि ये किरण पुंज की तरह आती है, बिल्कुल सीधी रेखा में आती है। यहाँ पे एक ब्लू में देखिए पॉइंट दिया गया है कि यूक्लिड ने ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व में उन्होंने ई ऑप्टिका लिखी, जिसमें प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का जिक्र है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। पिछली कक्षा में आपने मोमबत्ती की लौ और पाइप से एक क्रियाकलाप भी किया था, जिससे पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से लौ की ओर देखा गया। तो सीधे पाइप से जब आप कैंडल की लौ को देखते हैं तो वो बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन जब हम टेढ़े पाइप से देखते हैं तो उसकी लौ को हम देख नहीं पाते हैं। इससे ये एक प्रूफ होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में तो गमन करती है, लेकिन क्या हम प्रकाश के पथ को मोड़ सकते हैं? उसके डायरेक्शन को क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम प्रकाश की जो दिशा है उसमें परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करने के लिए हमको दर्पण चाहिए होगा, जिसको हम आईना बोलते हैं, है ना। या फिर कोई चमकदार थाली चाहिए होगा, कोई चमकदार सतह चाहिए होगी। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। जैसे कहीं से लाइट आ रही है, आप वहाँ पे अगर आईना को ले जाते हैं तो प्रकाश वहाँ से क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो प्रकाश दर्पण पे पड़ने के बाद मुड़ जाती है, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आगे यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, जिसको आप स्वयं पढ़ लें, नहीं तो चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ क्रियाकलापों को हम देखेंगे भी। चलिए, यहाँ पे दिया गया है एक क्रियाकलाप, दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब। एक पेंसिल है और इसको हम घर में जो आईना होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसके सामने लेकर जाकर के हम देखते हैं कि ये हूबहू इसी के जैसा चित्र यहाँ पे बना रहा है। जिस तरह से पेंसिल रखा गया है सीधा, वैसे ही दर्पण के अंदर में भी ये पेंसिल सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? एक प्रकार का समतल दर्पण हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, जो आईना होता है, उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के आकार का भी बनता है ना। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वो बिल्कुल सीधा बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान साइज का दिखाई देता है। चलिए आगे है, अब दर्पण के पीछे पर्दा रखिए तथा पर्दे पर कलम का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? तो समतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में कलम का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
आभासी प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। एक और क्रियाकलाप के द्वारा दिखाया गया है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि समतल दर्पण में जो वस्तु है समान आकार का बनता है, सीधा बनता है। यहाँ पे एक और है कि दूरी कितनी होती है, वस्तु आईना से जितना दूर रखा जाता है समतल दर्पण से, उसकी जो छाया बनती है अंदर में, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, क्या उसकी दूरी भी समान होती है? जब आप इस क्रियाकलाप को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी समतल दर्पण के सामने जो रखी हुई वस्तु है जितनी दूरी पे होती है, दर्पण के अंदर जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो भी उतना ही दूरी पे बनता है। समझ में आई बात? चलिए, अब है यहाँ पे कि दर्पण से परावर्तित प्रकाश क्या होता है। दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए तथा अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब आप अपने हाथ से बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? तो यहाँ पे जब हम अपना आईना में प्रतिबिंब देखते हैं तो मेरा बायां हाथ वहाँ दायां और दायां वहाँ पे बायां दिखता है। इसी तरह से जब आप ए से जेड तक लेटर को लिख करके देखेंगे तो कुछ कुछ लेटर ऐसे होंगे जो सीधा दिखाई देगा और कुछ कुछ क्या दिखाई देगा, आपको उल्टा भी दिखाई देगा। चलिए, क्या आप समझते हैं कि रोगी वाहनों पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा क्यों लिखा जाता है? उल्टा लिखने से क्या होता है, जब दूसरी गाड़ियां उसके दर्पण में उसका जब प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा दिखाई देता है एम्बुलेंस, जिससे जो है दूसरे गाड़ियों को पता चल जाता है कि एम्बुलेंस पीछे आ रही है और वो उसको जल्दी से साइड देते हैं। आगे है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, यहाँ पे आगे हम लोग जानते हैं। उन दर्पणों की विशेषता क्या विशेषता होती है, जो स्फेरिकल मिरर हैं उसकी क्या विशेषता है? जिनकी सतह समतल नहीं होती है। समतल दर्पण जो हम लोग आईना देखते हैं उसकी सतह क्या होती है, समतल होती है। लेकिन गोलीय जो दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं और इनकी सतह क्या होती है, समतल नहीं होती है बल्कि वक्रित होती है। आगे यहाँ पे है, जब आप स्पून में अपने को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? तो स्टील का चम्मच को जब आप सीधा करके देखते हैं तो उसमें आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, जबकि जब हम उसको उल्टा करके देखते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका जो बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए कि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे परावर्तन होगा प्रकाश का, अगर वो अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये अवतल दर्पण का उदाहरण है। इसमें क्या है, परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है, अवतल है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है, पॉलिश है और यहाँ से आप परावर्तन होता है, और यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट पॉलिश है और यहाँ से परावर्तन होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक और क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, किसी गोले को अगर काटा जाए तो दो सतहें मिलेगी जिनसे दर्पण बनाया जा सकता है। ठीक है ना? एक तो ये जो है, ये वाला जो पृष्ठ मिलेगा आपको, बाहर की जो सतह है यहाँ पे, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इसमें अंदर क्या रहेगा, ये उत्तल पृष्ठ हो जाएगा, और जो गड्ढा वाला पार्ट है, जो अंदर खोखला वाला पार्ट है, वो अवतल पृष्ठ होगा। जिस गोलीय दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ हो, जिसे भीतरी सतह चमकीला हो जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की हो तथा बाहरी सतह चमकीला होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? जिस सतह पर प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, और पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए,
यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि पता लगाएं कि डॉक्टर आंख, कान, नाक, गला, दांत का निरीक्षण करते समय किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये जो है अवतल दर्पण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। कुछ और भी यहाँ पे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को दिखाने में सहायता करता है। तो गाड़ियों में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। आगे हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। आपने चश्मा, दूरबीन, कैमरा, आवर्धक लेंस देखा होगा। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जिनमें लेंस का उपयोग होता है? इन वस्तुओं में स्थित लेंस को स्पर्श कीजिए। ध्यान रहे लेंस गंदे ना हो या खरोंच ना आए। आज तो आंखों में भी लेंस लगाया जाता है, क्योंकि लेंस क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये देखिए बीच में मोटा है, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को हम कंकेव लेंस भी कह सकते हैं। आगे हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो इस प्रकार होंगी। उत्तल लेंस चाहिए होगा, अवतल लेंस, चार्ट पेपर, प्रकाश स्रोत के लिए टॉर्च, टेबल और लेंस के लिए स्टैंड चाहिए होगा। उत्तल लेंस को स्टैंड के सहारे स्थिर कर उस पर टॉर्च से किरण पुंज डालिए तथा लेंस से निकलने वाली किरण पुंज का अवलोकन कीजिए। पुनः अवतल लेंस पे भी यही क्रिया जो है आपको दोहराना है। पुनः अवतल लेंस से भी यही क्रिया आपको दोहराना है कि टॉर्च लेके उस पर मारना है और उससे जो निकले हुए किरण पुंज है उसका अवलोकन करना है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ती है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी भी रखना पड़ेगा कि लेंस से किसी प्रकाश स्रोत का देखना खतरनाक है। उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को किसी के शरीर या आवश्यक वस्तु पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर या वस्तु जल सकती है। चलिए आगे हम जानते हैं श्वेत तथा रंगीन के बारे में। आपने वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष देखा होगा, रैम्बो को देखा होगा आपने। इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष जैसा दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण यानी रंग दिखाई देते हैं। यही स्थिति कभी कभी साबुन के बुलबुले से भी दिखाई देता है। उपरोक्त अनुभवों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश जो है विभिन्न रंगों या वर्णों से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में दिए गए तथ्यों को पढ़ लिया है। आप यहाँ पे जो हर अध्याय के अंत में एक पॉइंट जो खास पॉइंट होता है संक्षिप्त में लिखा होता है, इसको ज़रूर पढ़ा करें। हमने सीखा और यहाँ पे भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये किसी भी अध्याय का जो सार होता है उसकी मुख्य बिंदु होते हैं। और यहाँ पे नए शब्द के माध्यम से जो है उन जो शब्द हम पढ़ते हैं हिंदी में उसका इंग्लिश रूपांतरण होता है। इंग्लिश में उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं वो सारा यहाँ पे दिया होता है, जो कि आपको काफ़ी आगे जाके हेल्प भी आता है होगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है चीज़ों को समझने में। तो अब आगे आते हैं, इस अध्याय में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं इसका उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका अध्याय। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए तो इस प्रकार हमने इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर दी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। यहाँ पे वास्तविक आप भर देंगे। उसके बाद है उत्तल दर्पण खाली स्थान प्रतिबिंब बनाता है, तो ये सीधा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है तीसरा में यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण क्या होगा? वो समतल दर्पण होगा, समतल होगा।
जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी। यहाँ पे होगा, आभासी प्रतिबिंब बना कहलाता है, यानी कि वर्चुअल इमेज। प्रश्न नंबर 2 जो है वो कहता है कि अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं कि किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन किन का प्रतिबिंब भिन्न है। तो ये आपको स्वयं करके देखना है, क्योंकि आपका नाम तो मुझे पता नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे इस उत्तर को देने की कोशिश की है, जो आपको हेल्प करेगा समझने में। सबसे पहले तो हमने लिख दिया है कि आप स्वयं अपना नाम लिखकर समतल दर्पण में देखकर पता लगाएं। अब मान लिया जाए कि आपका नाम राहुल है। माना कि आपका नाम राहुल है, तो राहुल आपको पेपर में ऐसा लिखना है। समतल दर्पण में देखने पर यह इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे राहुल को जब आप देखेंगे समतल दर्पण में तो ऐसा दिखेगा। इसमें देखिए आर क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है। ए तो वैसा ही दिख रहा है, एच भी वैसा ही दिख रहा है, यू भी वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एल क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है। अर्थात ए एच यू सीधा, जबकि आर एवं एल उल्टा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप अपना नाम भी लिख करके आप खुद से स्वयं चेक करें इसको कि आपका नाम जो है कौन कौन सा अक्षर जो है सीधा आ रहा है और कौन सा अक्षर जो है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो इसका जो उपयोग है वो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। इसका उपयोग डॉक्टर आंख, कान, नाक, गला, दांत का निरीक्षण करते समय करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तल तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस, और यहाँ पे लिख दिया हमने अवतल लेंस, और दोनों के बीच में एक लाइन बना देना और पॉइंट टू पॉइंट बता देना है। पहला पॉइंट है कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं। अवतल लेंस का जो पहला पॉइंट होगा कि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं। दूसरा पॉइंट है उत्तल लेंस में उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। और अवतल लेंस में लिखेंगे अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस उत्तर को आप ध्यानपूर्वक लिख लें। ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताएं। इसका उत्तर हम लिखेंगे जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये सदैव सीधे होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वह एक सीधा प्रतिबिंब होता है, इसलिए वह आभासी प्रतिबिंब होता है। नंबर 7 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, समान आकार का तथा आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रहती है। और इस प्रकार से है। अब अंतिम प्रश्न जो इस अध्याय में दिया गया है इस प्रकार टेबल के माध्यम से दिया गया है। कहता है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में एक अथवा अधिक सही कथनों से कीजिए। तो जो सबसे पहला इसमें दिया गया है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का जो गुण है वो ये है कि इसमें सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हम का को किससे मिला देते हैं, 2 से मिला देते हैं। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का एक गुण क्या है कि अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है ये,
उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये यहाँ पे 6 नंबर में ले आइएगा। साथ ही हम लिख सकते हैं अगला जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर से अवतल दर्पण दिया गया, तो अवतल दर्पण का एक और उपयोग क्या है? उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है ये। तो इसको हम एक के तरफ लेके चले जाते हैं। फिर से उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण का एक और गुण है कि आवर्धक लेंस की भांति ये कार्य करता है। उत्तल जो है दर्पण वो आवर्धक लेंस की भांति भी काम करता है, तो इसको हम इसी से मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय को यहाँ पे कर लिया है समाप्त। आई होप कि आपने इस चैप्टर में दिए गए तथ्यों को समझ लिया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, ये वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इससे पहले कि कोई भी अध्याय को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं या आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं।